student, welcome back to the another session of the lesson Lifeline of National Economy. प्रीवियस लेसन में हमने किया था रोडवेज के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में. आज हम फर्दर उसी में करेंगे इंडियन रेलवेज और पाइपलाइन के बारे में. तो देखो ये इंडियन रेलवेज की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन रेलवेज जो है वो प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हमारी इंडियन रेलवेज है ये बहुत ही हैवी और बल्कि जो गुड्स है या पैसेंजर्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अपना बहुत ज़्यादा योगदान देती है. देखो जो रेलवे सिस्टम है वो क्या करती है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज में जो भी सामान बना हुआ है उसको पोर्ट्स तक ले जाने में, हैवी सामान है या रॉ मटेरियल दूसरे इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने में क्या करती है, बहुत हमारी हेल्प करती है. दैट्स वाई इंडियन रेलवेज को क्या कहा जाता है, ये प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारी जो इंडियन रेलवेज है, नेक्स्ट इसका फीचर क्या है कि ये लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है. मतलब जो हमारी इंडियन रेलवेज है उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा पब्लिक सेक्टर कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट के अंडर में है, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में आता है. अगर बाद में नेक्स्ट हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो इट कैरीज बल्की वेट. ये बहुत ही हैवी और बहुत ही बल्की वेट को कैरी करता है एक जगह से पहुंचाने में. मतलब इतना ज्यादा आपने देखा होगा कि मालगाड़ीज होती है, ठीक है ना, गुड्स ट्रेन होती है, पैसेंजर ट्रेन, और तो हमारे मेट्रोज भी चली हुई है. तो ये जो है इंडियन रेलवे है, इतना भी हैवी या रॉ मटेरियल है या जितने भी हैवी गुड्स है उनके ट्रांसपोर्टेशन में सबसे है हमारा रेलवे. अगर हम आगे बात करें तो हमारी इंडियन रेलवेज जो है इट हैज नेटवर्क ऑफ 7137 स्टेशन. मतलब इसके इंडियन रेलवे सिस्टम है तो हमारे पास कितने स्टेशन है, 7137 स्टेशन है एंड 66,687 किलोमीटर ऑफ रूट लेंथ. मतलब हमारे इंडियन रेलवे की जो लेंथ है वो कितनी है. तो हमारा जो इंडियन रेलवे सिस्टम है ये भी वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट सिस्टम में से आ जाता है. अगर हम बात करें इसी नेटवर्क के हिसाब से तो हमने हमारी इंडियन रेलवेज को 17 जोन डिवाइड कर रखा है. फिर आगे अगर हम रेलवे सिस्टम की बात करें तो देखो जो रेलवे होते हैं तो उसके आधार पर, उसकी विड्थ के आधार पर रेलवे को ट्रैक्स को 3 टाइप्स में बांटा गया है. सबसे पहले हमारा आता है ब्रॉड गॉज. मतलब जो सबसे ज्यादा ब्रॉड है उसकी विड्थ सबसे ज्यादा है. मतलब इसकी विड्थ लगभग कितनी होती है, 1.676 मीटर्स अगर इसकी विड्थ है तो ये हमारा किस में आ जाता है, ब्रॉड गॉज में आ जाता है. जो रेलवे ट्रैक्स होती बिछाई जाती है ना तो उसके आधार पर कि उसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है वो कितनी है. फिर है हमारा मीटर गॉज. मीटर गॉज मतलब 1 मीटर तक के एरिया में अगर ट्रैक्स कर दिए गए हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, मीटर गॉज कहेंगे. फिर हमारा आता है नैरो गॉज. नैरो गॉज है वो कितना होता है, 0.762 एंड 0.610 मीटर्स. मतलब इस अगर कोई ट्रैक बिछाया हुआ है तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये नैरो गॉज है, नैरो लाइन है, रेलवे लाइन है. अभी देखो ये तो हो गए हमारे इंडियन रेलवेज के फीचर्स, उसके सिग्निफिकेंस या साइलेंट फीचर्स हम जिसे कहते हैं. नेक्स्ट जो है कौन कौन से चैलेंजेस हमारे इंडियन रेलवेज फेस कर रहा है हम उसके बारे में करेंगे. हमने रोडवेज में भी किया था कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो क्या करता है, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम्स देखो इनको भी फेस करनी पड़ती है. सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है रेलवेज की, इट इज डिफिकल्ट टू रेलवेज लाइन इन सैंडी हिली एंड माउंटेनियस रीजन. देखो हमारा जो रेलवे सिस्टम है वो बहुत ही अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे इंडिया में. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है इसका, बिकॉज कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे रेलवेज ट्रैक बिछाना बहुत ही मुश्किल होता है. जैसे कि हिली एरिया है तो माउंटेनियस रीजन में हम रेलवे ट्रैक नहीं बिछा सकते, या जो सैंडी एरिया है या फिर जो हमारा माउंटेनियस रीजन है तो यहाँ पे रेलवे ट्रैक लगाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है. फिर अगर हम नेक्स्ट देखें, इट रिक्वायर्स
ब्रिज कंस्ट्रक्शन, मतलब रेलवे लाइंस को किसकी जरूरत पड़ती है? ब्रिज कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। अभी आपने देखा होगा कि हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां पे रिवर सिस्टम है हमारा, जैसे गंगा रिवर सिस्टम है, इंदस रिवर सिस्टम है। ओके, तो जहां पे भी रिवर सिस्टम के ऊपर से हमें क्या बनाने पड़ते हैं? ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं रेलवे ट्रैक बनाने के लिए। तो ये भी एक है कि इसको बहुत सारे ब्रिजेस की यहाँ पे हमें क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है, ब्रिजेस की भी जरूरत पड़ती है, साथ में टनल्स की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि माउंटेनियस रीजन में हम रेलवे ट्रैक नहीं बिछा सकते, तो वहां से हमें क्या निकालनी पड़ती है? कई बार टनल निकालनी पड़ती है। फिर है कि कई बार प्रॉब्लम आती है सिंकिंग की। कई बार क्या होता है, जो लैंडस्लाइड होती है तो उसके कारण हमारे रेलवे ट्रैक क्या हो जाते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं। और कई बार क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली लैंडस्लाइड के कारण कुछ एरियाज ऐसे, मान लो हमने रेलवे ट्रैक बिछा दिया है, बट कई एरियाज ऐसे होते हैं जो हैवी रेनफॉल या कुछ नेचुरल कैलामिटीज के कारण क्या हो जाते हैं? सिंक हो जाते हैं। तो ये भी हमारी प्रॉब्लम्स आती है रेलवे ट्रैक्स लगाने में। फिर फर्दर अगर हम बात करें, कॉस्ट ऑफ लेइंग ट्रैक्स आर वेरी हाई, मतलब अगर रेलवे ट्रैक्स लगाए जाते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है, लागत है, वो बहुत ज्यादा आती है। मतलब रेलवे लाइन लगाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स लगाने के लिए, रेलवे के कंस्ट्रक्शन में उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो ये थे हमारे मेन फीचर। अदर फीचर मेन प्रॉब्लम्स जो हमारी वो फेस कर रहा है इंडियन रेलवेज। फिर अगर बाद में और भी हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो देखो, कई बार क्या होता है, पैसेंजर ट्रेवल विदाउट टिकट्स। आपने देखा होगा रेलवे में पैसेंजर क्या करते हैं? विदाउट टिकट ट्रेवल करते हैं, जिसके हमारे पब्लिक सेक्टर को बहुत ज्यादा लॉस होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी। कई बार चोर डकैत होते हैं तो उनके कारण भी, और वो क्या करते हैं? रेलवे प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेलवे प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। आपने देखे होंगे मोस्टली रेलवे स्टेशन, या आपने कभी ट्रैवल भी किया होगा रेलवे में, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्या हुआ है, हमारी इंडियन रेलवे फेस कर रही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो चेन पुलिंग वाली प्रॉब्लम, जो एक बहुत ही मेन प्रॉब्लम है। देखो, मान लो कि अगर मेरा घर 2 किलोमीटर थोड़ा सा पहले आ जाता है, मतलब स्टेशन से पहले पड़ जाता है, तो हम क्या कर लेते हैं कि चेन पुल करते हैं, जिसके कारण भी रेलवेज को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। देखो, चलने के चक्कर में हम क्या करते हैं, पहले ही स्टेशन से पहले ही चेन पुलिंग करते हैं, जिसके कारण हमारी रेलवेज को बहुत हैवी डैमेज पहुंचता है। तो ये था हमारे चैलेंजेस जो हमारी इंडियन रेलवे फेस कर रही है। इसके बाद हमारा जो ट्रांसपोर्ट में आता है वो है पाइपलाइन। ओके, पाइपलाइन इज द लेटेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी पहले अगर हम पाइपलाइन की बात करें तो पहले पाइपलाइन का यूज किया जाता था फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मतलब वाटर है, घर तक वाटर पहुंचाने के लिए हम किसका यूज करते थे? पाइपलाइन का यूज करते थे। अभी देखो, पाइपलाइन का यूज जो है फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल है, ठीक है ना, जो क्रूड ऑयल, जो ऑयल रिफाइनरी वहां से निकाला जाता है, या पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, एंड आयरन ओर। आयरन ओर को स्लरी बनाकर क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। स्लरी का मतलब क्या होता है? उसको पिघलाकर ट्रांसपोर्ट करना। तो ये हमारा हो गया पाइपलाइन का, कि फर्दर पाइपलाइन का यूज जो है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी देखो, इन्हीं पाइपलाइन के कारण क्या हुआ है कि हमारी जो इनलैंड लोकेशन है रिफाइनरीज की, ये बढ़ गई है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी पाइपलाइन है उनसे जो दूसरे एरियाज तक क्या किया जाता है? ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे कि बरौनी है, मथुरा है और पानीपत। तो इसी पाइपलाइन के कारण जो हमारी ये इन रिफाइनरीज की जो इनलैंड लोकेशन है वो बहुत ज्यादा क्या हो गई है? पॉपुलर हो गई है थ्रू पाइपलाइन। अगर हम इनिशियल कॉस्ट की बात करें, इनिशियल कॉस्ट का मतलब क्या है कि जब हम पाइपलाइन ले करते हैं, ठीक है, पाइप्स लगाई जाती है, पाइपलाइन बिछाई जाती है, उस टाइम पे पाइपलाइन की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट इज मिनिमम।
मतलब जो हमारी एक ही बार कॉस्ट लगती है, बाद में हमारा इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता है, इसकी मेंटेनेंस में भी कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता। मतलब एक ही बार हमें पाइपलाइन ले करनी पड़ती है, उसके बाद इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती। अभी देखो, देयर कैन नॉट बी ट्रांसशिपमेंट लॉसेज, ट्रांसशिपमेंट लॉसेज भी नहीं होता है पाइपलाइन से, और डिले थ्रू पाइपलाइन, पाइपलाइन से मतलब डिले भी नहीं होता है। पाइपलाइन से जो भी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है प्रोडक्ट, उसमें किसी भी तरह की डिले की प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं हमारे पाइपलाइन में, इट मेंटेन्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गैस एंड ऑयल। मतलब हमारा जो पाइपलाइन वो मेंटेन कर रहा है किसे, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गैस एंड ऑयल। और एक और फीचर इसका क्या है, इट कैन बी लेड थ्रू डिफिकल्ट टेरेन्स। मतलब बहुत ही डिफिकल्ट जो टेरेन है हमारे, अगर जियोग्राफिकल फीचर की अगर हम बात करते हैं तो कहीं पे माउंटेनियस एरिया है, कहीं पे हमारा प्लेट्यू रीजन है, प्लेन्स रीजन है, डेजर्ट एरिया है, कोस्टल एरिया आ जाता है। तो कैसा भी टेरेन है, उबड़ खाबड़ अनड्वेलिंग टेरेन है, तो वहां पे भी पाइपलाइन बिछाना बहुत ही आसान होता है, पाइपलाइन ले करना बहुत आसान होता है। अभी नेक्स्ट हम इसमें करेंगे जो हम पाइपलाइंस है, इसी में हमारी आ जाती है कुछ इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस। क्योंकि पाइपलाइन में हम क्या करते हैं, जैसे कि आसाम है तो आसाम से पाइपलाइन अगर अपर आसाम से बिछाई गई है तो वो कहाँ से कहाँ तक है, तो हमारी ट्रांसपोर्ट है पाइपलाइन की, हम वो करेंगे। हमारी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पाइपलाइन कौन कौन सी कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई है। सबसे पहले हमारी जो पाइपलाइन है वो कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम ऑयल फील्ड हमारी अपर जो आसाम में जो ऑयल फील्ड है, लाइक डिगबोई है, नाहर काठिया ऑयल फील्ड है, वहां से पाइपलाइन कहां तक बिछाई गई है, टू कानपुर। क्लियर, ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है। कानपुर कहाँ है, यूपी में है। अभी ये पाइपलाइन बिछाई गई है विया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। क्लियर, मतलब पाइपलाइन अगर जा रही है तो ये कौन कौन से एरिया से होके जा रही है, गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद से होकर ये कहाँ तक पहुंचती है, कानपुर पहुंचती है। तो ये हमारी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है, ठीक है। डिगबोई जो है वो हमारी क्या है, ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है इंडिया की। नेक्स्ट इसमें पाइपलाइन है वो है सलाया, ये कहाँ पे है, गुजरात में है। क्लियर, तो ये पाइपलाइन जो है सलाया से जालंधर तक, जालंधर कहाँ पे है, पंजाब में है। अभी ये पाइपलाइन विया कहाँ से होकर गुजरती है, विरामगाम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। इन 4 जगह से होकर ये पाइपलाइन कहाँ पे पहुंचती है, जालंधर पहुंचती है। नेक्स्ट इसमें हमारी आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी जो पाइपलाइन है वो है हजारिया टू जगदीशपुर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत बार पूछी जा चुकी है। हजारिया कहाँ पे है, गुजरात में है, और जगदीशपुर कहाँ पे है, यूपी में है। ठीक है ना, तो ये कहाँ होके निकलती है, विया विजयपुर होके निकलती है जो मध्य प्रदेश में है। अभी ये तो हो गई हमारी इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस, ये हमारी 3 इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस है। तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन बनता है, वो क्लियर हो गया, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस ऑफ इंडिया। अभी हमारा पाइपलाइन वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अभी हम करेंगे वाटर की। देखो हमने रोडवे
वाटरवेज। देखो वाटरवेज की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारा क्या है, एक एंशियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। क्लियर? बहुत पुराने मतलब एंशियंट टाइम से ही वाटरवेज का यूज किया जा रहा है। किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जा रहा है। अभी इसके फीचर्स क्या है कि ये जो है वाटरवेज है, ये क्या है, चीपेस्ट है। चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाटरवेज है, ये चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्यों है? देखो इसके कंस्ट्रक्शन के लिए ना तो हमें रेलवे लाइंस है या रोड है ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। थ्रू विया वाटर से ही ये क्या है, यहाँ पे इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये सबसे चीपेस्ट है, इसके कंस्ट्रक्शन में ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये क्या है, फुल एफिशिएंट है। एंड इको फ्रेंडली भी है। क्लियर? एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये फुल सफिशिएंट है। अगर थर्ड इसके फीचर की बात करते हैं, इट कैन कैरी बल्कि एंड हैवी वाटरवेज में भी बहुत पैसेंजर भी आ जाते हैं और गुड्स दोनों ही आ जाते हैं। तो ये जो है इट कैन कैरी बल्कि एंड हैवी गुड्स, मतलब हम अगर इंटरनेशनल वेज जो है हम उसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, ट्रेड करते हैं। हमारे इसके बहुत सारे पोर्ट बनाए गए हैं। अभी फर्दर हम इसमें करेंगे, कुछ नेशनल वाटरवेज है हमारे। नेशनल वाटरवेज का मतलब क्या है, हमने किया था ना इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड का मतलब क्या है, विद इन कंट्री जो हमारी वाटरवेज है, थ्रू हमारे रिवर, हम रिवर्स की सहायता से क्या करते हैं, नेविगेशन करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट, उसे क्या कहेंगे, इनलैंड वाटरवेज। और ये इनलैंड वाटरवेज हमारे कंट्री के ही अलग अलग सिटीज को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, इनलैंड कहते हैं। ओवरसीज का मतलब है हम हमारे कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरे कंट्री के साथ जब हम ट्रेड करते हैं तो वह हम जाता है ओवरसीज। तो अब हम करेंगे यहाँ पे हमारे नेशनल कुछ नेशनल वाटरवेज के बारे में। नेशनल वाटरवे 1 जैसे हमने किया था नेशनल हाईवे, ठीक है, इसी तरह से ये हमारा नेशनल वाटरवे। तो नेशनल जो वाटरवेज है जो हमारा 1 है वो कहां से कहां तक है, फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया, जिसे इलाहाबाद जो अभी प्रयागराज हो गया है, ठीक है। हल्दिया कहाँ पे है, गुजरात में है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो ये 1620 किलोमीटर है इसकी लेंथ। क्लियर? तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट नेशनल वाटरवेज है फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया। सेकंड अगर हम बात करते हैं हमारे नेशनल वाटरवेज की, नेशनल वाटरवे 2, ठीक है, तो ये है सलाया। क्लियर? तो ये है फ्रॉम सलाया टू धुबरी। क्लियर? तो ये हमारा क्या है, नेशनल वाटरवे 2 है। इसकी लेंथ जो है वो 891 किलोमीटर है। अगर हम लेंथ की बात करें, इसी तरह से हमारा नेक्स्ट आ जाता है नेशनल वाटरवे 3, ठीक है। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी इसके बारे में दे रखा है, एक चार्ट बना रखा होगा। तो ये हमारा क्या है, वेस्ट कोस्ट जो है हमारा केरला का,
है हमारा केरला का, तो जो कैनाल बनाई गई है वहां पे बनाया गया है ये वाटरवे, तो ये कितना है 205 किलोमीटर है। क्लियर? वेस्ट कोस्ट कैनाल है टू केरला तक जोड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारा नेशनल वाटर वे आ जाता है 4। तो हमारा जो नेशनल वाटरवे 4 है ये क्या करता है, ये पार्ट्स ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर जो है ठीक है, कृष्णा और जो हमारा गोदावरी रिवर सिस्टम है तो उसको ये क्या कर रहा है, पुदुचेरी से जोड़ रहा है। तो ये हमारा अबाउट ये पड़ जाता है 1.078 किलोमीटर। क्लियर? फिर हमारा आ जाता है नेशनल वाटरवे 5। देखो ये हमारे जो नेशनल वाटरवेज है 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाते हैं या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। तो ये जो हमारा नेशनल वाटरवे 5 है ये पार्ट्स ऑफ ब्राह्मणी जो रिवर है टू माता रिवर जो सिस्टम है, ठीक है ना, जो डेल्टा एरिया है, डेल्टा जो चैनल्स है, माता डेल्टा चैनल्स बोल दो चाहे इसे, को क्या करता है फर्दर जोड़ महानदी से और हमारे वेस्ट बंगाल को। ठीक है, तो ये हमारा कितना है 588 किलोमीटर आ जाता है। तो ये हमारे हो गए कुछ इंपॉर्टेंट वाटरवेज हमारे आ गए, नेशनल वाटरवेज। पांचों के पांचों नेशनल वाटरवेज आपको अच्छे से लर्न करने हैं। नेक्स्ट हमारा देखो वाटरवेज की अगर हम बात करते हैं तो इसी में हमारे कुछ सी पोर्ट्स जो है वो हमारे किस में आते हैं, वाटरवेज में ही आ जाते हैं। क्योंकि देखो वाटरवेज के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो अभी हम करेंगे मेजर सी पोर्ट्स। ठीक है, मेजर सी पोर्ट्स अगर हम बात करें तो प्रेजेंट की अगर हम बात करते हैं तो कितने 13 मेजर सी पोर्ट्स है। ओके, जो मेजर है जो हमारे कोस्टल इंडिया की जो हमारी कोस्ट लाइन है 7560 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, इंडिया की कोस्ट लाइन है। देखो हमारी इंडिया की कोस्ट लाइन जो है आपको पता ही है ऐसे गुजरात से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ तक वेस्ट बंगाल तक जो भी हमारी ये जो कोस्ट लाइन है ये वाली, तो ये हमारी इसकी टोटल लेंथ कितनी है 7516.6 किलोमीटर। तो इस कोस्ट लाइन के ऊपर क्या है, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स है। तो सबसे पहले अगर हम वेस्टर्न सी पोर्ट्स की बात करेंगे, ठीक है ना, जो मेजर सी पोर्ट्स है वेस्टर्न सी पोर्ट, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है कांडला। ठीक है ना, कांडला कच्छ। ठीक है, तो कांडला जो सी पोर्ट है ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट सी पोर्ट रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद जो है हमारा ये इंपॉर्टेंट सी पोर्ट था, फर्स्ट सी पोर्ट था। और ये कांडला जो है ये एक टाइडल सी पोर्ट है। देखो गुजरात जो है ऐसे है ना गुजरात, ठीक है, तो ये कांडला यहाँ पे है। क्लियर, तो कांडला सी पोर्ट। तो ये आप अगर एनसीईआरटी में मैप भी बुक साथ में लेके बैठना तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एक टाइडल सी पोर्ट है एंड इट कन्वीनियंट इन हैंडलिंग ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। मतलब ये जो है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों ही यहाँ से, देखो पोर्ट से तो दोनों ही चीजें होती है, बट ये मोस्टली यहाँ से क्या हो रहा है, ग्रेनरी का। ठीक है,
ग्रेनरी का जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा यहां से ही होता है। नेक्स्ट हम कांडला नीचे आ जाओ तो हमारा आ जाता है मुंबई। मुंबई इज कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो ये हमारा जो है मुंबई पोर्ट है, ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है, सबसे बिगेस्ट ये, और ये एक नेचुरल सी पोर्ट है। क्लियर? तो मुंबई जो है हमारा वो बिगेस्ट सी पोर्ट है, यहां से भी हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो एक्टिविटी है हमारी कंट्री की, ट्रेडिंग एक्टिविटी की जाती है विद कंट्रीज। इसके बाद हमारा थर्ड आ जाता है गोवा। ठीक है, गोवा में हमने किया था ना मार्मगांव, तो गोवा का जो मार्मगांव है, गोवा जो है ये एक आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल सी पोर्ट है। देखो नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिफरेंस है, आर्टिफिशियल मतलब ह्यूमन मेड है। ठीक है, तो इसका जो मार्मगांव है, जो यहाँ पे गोवा का सी पोर्ट है, वो किसके लिए फेमस है, आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए। यहाँ से आयरन ओर का क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है अदर कंट्रीज में। फिर हमारा आ जाता है न्यू मैंगलुरु। चाहे आप इसे मैंगलुरु भी बोल सकते हैं। तो ये भी हमारा कैसा है, आर्टिफिशियल है। यहां से भी हम आयरन ओर का क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। कहां से, कुद्रेमुख जो हमारी माइंस है, तो वहां का पूरा जो हमारी बेंगलोर की जो माइंस है, उसका जो आयरन और एक्सपोर्ट कहां से करते हैं, न्यू मैंगलुरु से करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है वो है कोचीन, कोची। क्लियर? तो कोची जो है वो हमारा साउदर्न मोस्ट वेस्टर्न सी पोर्ट है, मतलब हमारा जो ये वाला जो एरिया है, जो वेस्टर्न एरिया है, उसका सबसे साउदर्न मोस्ट हमारा सी पोर्ट है। कौन सा है, कोचीन है। कोचीन एक नेचुरल सी पोर्ट है और ये किसके ऊपर बना हुआ है, लगून। एक मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा सी पोर्ट कोचीन। इसके बाद हमारा आ जाता है तमिलनाडु में तूतीकोरिन। तो ये तो हो गए हमारे वेस्टर्न सी पोर्ट। अभी हम करेंगे हमारे ईस्टर्न सी पोर्ट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो हमारी जो नेशनल इकोनॉमी की एक लाइफलाइन है। ईस्टर्न की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम नीचे से चलते हैं तो हमारा आ गया साउदर्न मोस्ट ईस्टर्न जो है वो है तूतीकोरिन। तो ये हमारा कहाँ पे है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। ये एक आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल क्या है, ये सी पोर्ट है। इसके बाद देखो हमारा जो ये पार्ट है, यहाँ पे जैसे हो गया तूतीकोरिन, फिर हमारा आ गया चेन्नई। मतलब हम यहां से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, चेन्नई। चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। तो चेन्नई हमारा क्या है, चेन्नई भी हमारा एक इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल सी पोर्ट है ये चेन्नई। थर्ड अगर हम इसमें बात करें तो हमारा है विशाखापट्टनम। ठीक है, हमारा सबसे डीपेस्ट सी पोर्ट है कौन सा, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम है ये हमारा सबसे डीपेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट पारादीप। पारादीप जो ओडिशा में है। पारादीप जो सी पोर्ट है वहां से हम क्या करते हैं, आयरन ओर का एक्सपोर्ट करते हैं जापान। ठीक है, तो ये भी हम एक इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है पारादीप।
कोलकाता। कोलकाता जो है वो हमारा रिवर राइन सी पोर्ट है। रिवर राइन का मतलब क्या है? जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो रिवर सिस्टम है, तो ये रिवर के ऊपर है, ठीक है। सी पोर्ट जो है बिल्कुल ये बॉर्डर पे नहीं है, जैसे ये अगर हमारा वेस्ट बंगाल है यहाँ पे, तो ये क्या है? रिवर के ऊपर है, अंदर की तरफ है। ये मतलब हमारा बिल्कुल कोस्ट पे नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारा सी पोर्ट है, ये हमारा क्या है? एक रिवराइन सी पोर्ट है। ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा कौन सा रिवराइन सी पोर्ट। आ गया हमारा कोलकाता। अभी देखो कोलकाता पोर्ट्स का जो था, इसके पे लोड बहुत बढ़ गया था, यहाँ पे इतना ज्यादा रश हो गया था, जिसके कारण यहाँ इसके जो लोड को कम करने के लिए एक नया सी पोर्ट बनाया गया था, वो था हल्दिया। हल्दिया इज ऑल्सो इन वेस्ट बंगाल, और हल्दिया भी एक रिवर राइन सी पोर्ट है। तो आज हमने ये कर लिए हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर सी पोर्ट इन इंडिया। तो आज का टॉपिक